हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखेंगे जो कि अब सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना। जरूर आपको एक क्वेश्चन तो कम से कम इसमें ऐसा मिलेगा कि जिससे कि आपको बिल्कुल वहां पे आपके एग्जाम में जो है ना वो पूरी मदद मिलेगी गुड स्कोर के लिए। नंबर एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी और मेन दोनों के लिए और साथ साथ जो दूसरे एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनके लिए वीकेंड बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था की गई है सैटरडे और संडे के लिए। तो जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से वो हमारे से कांटेक्ट कर लें। ये हमारा नंबर है और हमने ऑफलाइन कोचिंग अभी दिल्ली में चालू करी है, लेकिन इसके साथ साथ हम बहुत जल्दी मेरठ और इधर सोनीपत भी करने वाले हैं, जहाँ के वीकेंड में सैटरडे यानी संडे दोनों दिन बच्चों की फाउंडेशनल और उनका जो मोटिवेशनल लेवल है वो बढ़ाया जाएगा ताकि वो जल्दी से जल्दी पहले अटेम्प्ट में अच्छी जो है सर्विस अपनी पा सके और आगे अपने जीवन में बढ़ सके। तो इसके लिए हमारा ये नंबर है 9953270181। तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो हमारे से डिस्कस जरूर कर ले इसी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब हम वीकली जो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है प्री के यानी कि सिविल सर्विस प्रीली एग्जाम के, उसको हम वीकली जो है वीडियो बना करके आपके को देंगे और उन क्वेश्चंस को अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो है अराउंड 40 to 50% आपको उन क्वेश्चंस में जरूर एग्जाम में मिलेगा। तो इसके लिए हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ जो दूसरे नीडी बच्चे हैं उनको भी जरूर जो है हमारी वीडियोज को फॉरवर्ड करें और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि इसका बेनिफिट आप ज्यादा से ज्यादा ले सके। ये जो हमारी वीडियोज हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनकी कोई भी किसी प्रकार की कोई भी फी वगैरह नहीं है। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ इन चीजों को ध्यान से देखें। और जो यहाँ पे ऑनलाइन भी आपको दिया जा रहा है मटेरियल, उस मटेरियल को देखने के लिए वीडियो आप रजिस्टर और पेन दोनों चीजें लेके बैठें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम ब्लैक बोर्ड पर राइट करेंगे उसके साथ साथ वो आप भी अपनी नोटबुक में कहीं जरूर लिख लें। उससे आपकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी और दोबारा से फिर उसको रिवाइज करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। व्हेनेवर यू आर viewing the videos, please make sure that all the important topics, all the important words and terms are written by you on your notebook। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ध्यान दें, उसमें 3-4 छोटी छोटी चीजें हम आपके सामने रखने वाले हैं और मेन जो चीजें हैं इसमें सबसे पहले तो हम आपसे बातें करेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसके बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्च 2025 में सेलिब्रेट किया गया थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये यूएन ने जो है ना इसको अडॉप्ट किया था लोगों की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि एवरी ईयर ऑन 3 मार्च वी हैव टू सेलिब्रेट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे या सिंपली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इसलिए इंपॉर्टेंट बात मानते हुए इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने गिर नेशनल पार्क में एक मीटिंग ली और मीटिंग को चेयर्ड किया, यानी कि ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ दैट मीटिंग एंड दैट मीटिंग वाज of a statutory body that is according to our constitution and the name for this is National Board for Wildlife। National Board for Wildlife, it was actually constituted in 2003 by making amendment in the Wildlife Act 1972। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंदर अमेंडमेंट करके 2002 में अमेंडेड इन 2002। तो ये जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूट किया गया और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है दैट इज द एपेक्स बॉडी टू formulate the policies
and issue various directions to the center and state regarding the conservation of wildlife in India, and it is chaired by ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाइस चेयरपर्सन जो इसके होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री, आपकी मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो हमारे मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो इस बोर्ड के वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है इस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा टोटल जो स्ट्रेंथ है इस बॉडी की वो अराउंड 47 है। तो एपेक्स बॉडी है, एंड दिस बॉडी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडेड इन 2002। तो चलिए यहां तक की बातें होगी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग वाज हेल्ड इन द गिर नेशनल पार्क on dated 3rd March 2025 on the occasion of World Wildlife Conservation Day और सिंपली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये मीटिंग जो है एक्चुअली दिस वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। लास्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 2012। तो मोर देन 12 ईयर हैज गॉन आफ्टर दैट दिस मीटिंग हैज टेकन प्लेस। एक्चुअली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की एक स्टैंडिंग कमेटी है, और उस स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं। तो लगातार वो जो स्टैंडिंग कमेटी है वो सारा काम कर लेती है, लेकिन मेन जो बॉडी है वो हमारी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है। इसकी मीटिंग भी कभी कभी होती है, और ये मीटिंग जो है वो 3rd मार्च 2025 को हुई। और कहाँ हुई स्टूडेंट्स? गिर नेशनल पार्क में हुई। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये देखिए इस मीटिंग में जो है क्या क्या डिसाइड किया गया, ये आप जरा देख लें। इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि व्हाट वर द डिसीजंस और व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 3rd March 2025 टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अच्छा, इससे पहले एक बात और मैं यहाँ जोड़नी चाहूंगा इसमें कि अब की बार का जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम था वो थीम क्या था? वो थीम था इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। और ये जो आपका ये जो थीम था, ये भी इंपॉर्टेंट बात इसकी एक और है कि एक्चुअली इससे पहले भी आप जब पूरा इसको लिख लें, ये है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस। तो ये पूरा हो गया इसका थीम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। दिस वाज द थीम फॉर 2025 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेलिब्रेशन डे दैट इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd March। तो अब इसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए जरा आप आप जरूर लिख लें। एक तो इंपॉर्टेंट जो डिसीजन था वो था रिलोकेशन ऑफ चीता फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क टू द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे इस सेंचुरी में कुछ चीता को कुनो नेशनल पार्क से लेकर ट्रांसफर किया गया है। इसमें ध्यान दें, सबसे पहले 2022 में एज ए फर्स्ट फेज ऑफ चीता कंजर्वेशन प्लान कुछ चीता नामीबिया से ला करके हमने जो है वो कुनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद में कुछ चीता और लाए गए थे साउथ अफ्रीका से। तो अब जो है इनकी मोर देन 1 पॉपुलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ चीता को कुनो नेशनल पार्क से निकाल करके और यहाँ पे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसफर किया जा रहा है। उसके अलावा एक जगह और ट्रांसफर करना है ना, बेनी ग्रासलैंड।
बेनी ग्रासलैंड, ये आपका गुजरात में बेनी ग्रासलैंड, तो यहाँ पे भी इनको ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन अभी जो है अभी खाली गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसफर किया गया है। तो इस तरह से इनकी कई जगह पॉपुलेशन हो जाएगी, तो इनके अंदर डायवर्सिटी बढ़ेगी, जेनेटिक डायवर्सिटी बढ़ेगी, तो नेचुरल बात है कि इनका जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल होकर के आगे जो है प्रोग्रेस करेगा। तो दैट्स वाई वी हैव टू ट्रांसलोकेट दिस चीता टू मोर देन वन प्लेस इन आवर कंट्री। अब देखिए ध्यान दें, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी जो हमारी स्पीशीज होती है, वाइल्ड स्पीशीज होती है, उनको कंजर्व करने के लिए हमें कहाँ से जो है स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले प्राइमरी नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें नॉलेज मिलती है IUCN से। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक हमारा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे एक NGO का कई इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रेड डाटा लिस्ट या सिंपली रेड लिस्ट को पब्लिश करता है ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी और द हेल्थ ऑफ द स्पीशीज इन आवर नेचर। तो इन्होंने जो है 9 जो है कैटेगरी बनाई है। सबसे ऊपर की सबसे खतरनाक जो कैटेगरी है वो एक्सटिंक्ट होने की है, एक्सटिंक्ट। उससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो वो है हमारी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। उससे नीचे जाएंगे तो आएगी हमारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद में एंडेंजर्ड आ जाएगी, उसके बाद में वल्नरेबल आ जाएगी, उसके बाद में थ्रेटेंड आ जाएगी। तो इस तरह से जो है टोटल मिला के 9 कैटेगरीज हैं। तो जो हमारे चीता है इसको जो है वल्नरेबल बोलते हैं। ये वल्नरेबल का मतलब सीधा सा है कि इट इज एट द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन, यानी कि इट हैज ग्रेट चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन इन फ्यूचर। हालांकि अभी जो है अगर और भी कम हो गए तो वल्नरेबल से जो है ये आपका एंडेंजर्ड में जाएगा, उससे भी कम हो गया तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में जाएगा। तो इस तरह से जाएगा, लेकिन फिर भी वल्नरेबल जो है इट इज कोज ऑफ कंसर्न। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम इसी चीता को ईरान में लें, क्योंकि एशियन चीता की जो है केवल ईरान में कुछ थोड़े से इंडिविजुअल बचे हैं, तो वहां पे ईरान में इसको जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। हालांकि जो चीता हमारे पास है इट इज फ्रॉम अफ्रीकन ओरिजिन, अफ्रीकन चीता इसको बोलते हैं। तो लेकिन फिर भी जो है क्योंकि काफी सिमिलरिटी है एशियन चीता से इसकी, तो दैट्स व्हाई देयर इज नो वेरी मच डिफरेंस बिटवीन द टू। तो फिर भी जो है एज ए होल अफ्रीकन चीता इज वल्नरेबल, बट एशियन चीता दैट इज फाउंड ओनली इन ईरान एंड ओनली फ्यू इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट in our nature. So that's why in that condition Asian cheetah is considered as critically endangered. चलिए खैर, तो हम बातें कर रहे थे कि IUCN के अकॉर्डिंग जो है ये रेड डाटा लिस्ट में चीता वल्नरेबल है। दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक सम स्टेप्स टू कंजर्व इट टू मेक श्योर दैट इट आल्सो लिव्स इन इट्स हैबिटेट प्रॉपर्ली विदाउट एनी थ्रेट टू द एक्सटिंक्शन। तो इसलिए जो है ना इसको इसके ऊपर जो है वो फोकस दिया गया है। इसके अलावा चीता हमारा जो है वो टॉप प्रीडेटर भी है, और टॉप प्रीडेटर जो है ना किसी भी इकोसिस्टम में एक कीस्टोन स्पीशीज मानी जाती है। कीस्टोन स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज वो होती है जो इकोसिस्टम में बाकी की जो स्पीशीज होती हैं वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो जो एपेक्स प्रीडेटर है या फिर जो कोई कीस्टोन स्पीशीज है उसके ऊपर डिपेंड रहती हैं। यानी कि अगर आप कीस्टोन स्पीशीज को निकाल दोगे तो निश्चित रूप से आपका जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और दूसरी स्पीशीज जो एग्जिस्ट कर रही है उनके ऊपर भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। चीता जो है ना बाकी स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल करके और सभी स्पीशीज की एग्जिस्टेंस को बैलेंस फॉर्म में मेंटेन करते हैं। तो दैट्स व्हाई चीता और अदर टॉप प्रेडेटर्स आर आल्सो कीस्टोन स्पीशीज। तो एक कीस्टोन स्पीशीज है, दैट्स व्हाई इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई ताकि इसको हमारे कंट्री के जो इकोसिस्टम्स हैं दे आर इन हेल्दी स्टेट एंड दिस स्पीशीज आल्सो सर्वाइव हियर। तो एक तो बात आई कि हमारी जो मीटिंग हुई है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ दैट वाज चेयर्ड बाय ऑनरेबल PM।
तो इसमें सबसे पहले तो चीता का जो है वो ट्रांसलोकेशन करने के लिए डायरेक्शन जो है इश्यू किए गए। उसके अलावा एक हमारी कंट्री में जो है वो एक बर्ड है जिसको कहते हैं जीआईबी। स्टूडेंट, जीआईबी का मतलब है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। ग्रेट इंडियन BUSTARD, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड। यानी कि बस इसके बाद में अगर अगले स्टेप पे गया तो फिर जो है ना वो एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वाइल्ड हो जाएगा। और कुल मिला के इसके मुश्किल से जो है जो हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर राजस्थान, इसके अंदर इसके मुश्किल से 50 to 55 के आसपास इंडिविजुअल बचे हैं। बड़ा मुश्किल है इसका बच पाना ऐसा लग रहा है। एंड इट इज वन ऑफ द हेवीएस्ट बर्ड इन अवर कंट्री। और उसके साथ साथ जो है राजस्थान का स्टेट एनिमल भी है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। और रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये है कि ये ग्रासलैंड की स्पीसीज है और ग्रासलैंड एक्चुअली हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द फार्म और एग्रीकल्चर लैंड। दैट्स व्हाई big habitat loss for this bird has led to its near extinction at present, and also it is a very slow breeder। ये जो एनिमल है, ये जो बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, बहुत स्लो ब्रीडर है। पूरे साल में केवल एक बर्ड एक ही अंडा देती है। और उसके साथ साथ मैनी ऑफ दीज ग्रेट इंडियन बस्टार्ड आर किल्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स इन आवर नेचर। बहुत जो तार खींचे हुए हाई वोल्टेज के करंट जिनमें दौड़ते हैं, अक्सर जो है ये बस्टार्ड जो है उनके साथ कोलाइड करके वहां मर जाता है। इसके अलावा इलीगल पोचिंग भी इनकी हो रही है। तो दे आर सम कॉम्प्लेक्स फैक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड अप टू द लेवल ऑफ इट्स एक्सटिंक्शन, एंड ओनली सम 50 to 55 इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन राजस्थान इन डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर। तो इनके लिए एक्शन प्लान बनाएगी। हाउ वी हैव टू मेक श्योर दैट दे आर प्रोड्यूस्ड बाई कैप्टिव ब्रीडिंग और कंजर्वेशन ब्रीडिंग। इनकी कंजर्वेशन ब्रीडिंग से या फिर इनके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से एक्शन प्लान बनाई जा रही है। वैसे ऑलरेडी इनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से इन्हें प्रोड्यूस किया जा रहा है, खासकर इसमें डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में। इसके साथ साथ एक जगह है रामदेवरा राजस्थान में, वहां पे इनका जो कैप्टिव ब्रीडिंग है वो उस पे काम चल रहा है। और कुछ जो है चिक्स ऐसे प्रोड्यूस किए गए हैं बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो एवरी एफर्ट आर बीइंग टेकन इन दिस रिगार्ड। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग टुक important positive decisions regarding making of the action plan for its conservation। तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो है स्टेप हो गया हमारा ये। पहला स्टेप था कि चीता को रीइंट्रोड्यूस करो, न्यू उसकी जो है बनाइए आप लोग, क्या नई पॉपुलेशन बनाइए, नई जगह इंट्रोड्यूस करके। तो गांधी सागर जो है ना वो वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा अगला पॉइंट है बच्चों, एक हमारा जो है इंडियन घड़ियाल है। क्या है? इंडियन घड़ियाल रेप्टाइल है। इंडियन घड़ियाल ये ज्यादातर फिशेज वगैरह खाता है, रिवर्स के अंदर रहता है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इंडियन घड़ियाल। क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इसके लिए प्रोजेक्ट घड़ियाल लॉन्च करने के लिए भी जो है वो डिसाइड किया गया कि बिकॉज इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दैट वाई प्रोजेक्ट घड़ियाल शुड आल्सो बी इनिशिएटेड फॉर कंजर्विंग घड़ियाल इन आवर रिवर्स। एक स्टेप जो है ये लिया गया, ये थर्ड स्टेप था। इसके अलावा जो हमारे एशियाटिक लायन है, क्या स्टूडेंट्स? एशियाटिक लायन, उसकी भी सेंसस के लिए डिसाइड किया गया कि 2025 में इसकी भी सेंसस कर ली जाए। और साथ इसके लिए भी जो है वो गुजरात में एक दूसरी लोकेशन ढूंढी जा रही है, दूसरी जो है एक सेंचुरी ढूंढी जा रही है जहां के इसको ट्रांसफर किया जाएगा, कुछ इनमें कुछ को रिलोकेट किया जाएगा ताकि इसकी भी मोर देन वन पॉपुलेशन जो है ना वो रहे, जिससे कि इसकी कंजर्वेशन के लिए बेटर रहेगा और इसके अंदर जो डाइवर्सिटी है दैट विल बी यूजफुल। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट
स्टेप लिया गया इस मीटिंग में, और वो इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था? वो था स्टूडेंट्स नेशनल, ये नोट करते जाए आप, नेशनल रेफरल, REFERRL, नेशनल रेफरल सेंटर फॉर, नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ, ये जूनागढ़ में। जैसे एशियाटिक लायन जो है, जहाँ पे ये गिर नेशनल पार्क है, ये जूनागढ़ में ही है। तो जूनागढ़ में एक इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया, नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके लिए डिसाइड किया गया कि ये जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश करो, ताकि जितनी भी तरह तरह की डिजीज जो होती है वाइल्ड लाइफ में, उनको कैसे प्रिवेंट करें, कैसे उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें। तो ये नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जूनागढ़ में एस्टैब्लिश होना है, इसके लिए भी जो है डिसाइड किया गया। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर को कैसे प्रिवेंट करें, कैसे हम जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लें, या फिर जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनकी मदद लें, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद लेकर के, और हम जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उनको जो है और बेटर कर सकें। इन सब चीजों के ऊपर द डिसीजंस वर टेकन इन द मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ऑन डेटेड 3 मार्च 2025 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, दैट इज 3 मार्च 2025, having the theme investing in people and planet। तो ये तो हो गया हमारा इसका जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही मैं इसमें जो है बताने की आपको कोशिश की है, क्योंकि कई सारे ABCD कई सारे जुड़ करके चीजें आती हैं, तो खाली केवल एक ही चीज को जो याद करके काम नहीं चलेगा। तो इसलिए सारी चीजों को इनको ध्यान रखना, इनको जोड़ करके लिंक करके हम कई सारी इंफॉर्मेशन को और बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकता है, और वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आएगा भी आपके एग्जाम में। अब दूसरी एक और छोटी चीज कर लेते हैं, और वो छोटी चीज है ये कि एक हमारा एक्सोप्लेनेट है, और एक्सोप्लेनेट का नाम है K2-18b। इस एक्सोप्लेनेट पे कुछ बायोमार्क्स मिले हैं हमें। बायोमार्क्स का मतलब है वी हैव गॉट सम एविडेंस दैट देयर में बी लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन दिस प्लेनेट। अब ये देखो ये प्लेनेट है कहां, इट इज अबाउट 124 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। भाई अर्थ से ये 124 लाइट ईयर दूर है, और लाइट एक सेकंड में जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतनी तेजी के साथ ये स्पीड से चलती है। लाइट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दैट हैव स्पीड ऑफ नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है, तो इस तरीके से आप पूरे ईयर में लगाओ कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, दैट फुल ईयर विल बी कॉल्ड लाइट ईयर। और ऐसे कितने लाइट ईयर हैं? 124 लाइट ईयर हैं जहां पे कि एक्सोप्लेनेट प्रेजेंट है। एक्सोप्लेनेट आर दोज प्लेनेट विच रिवॉल्व अराउंड सम अदर स्टार्स, जो सन के अलावा दूसरे स्टार्स के चारों तरफ घूमते हैं, उन प्लेनेट्स को हम एक्सोप्लेनेट कहते हैं। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। जिस प्लेनेट का नाम K2-18b है, ये किसी दूसरे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, और ये हमारे से 124 लाइट ईयर्स दूर है, इतनी दूर है। और उसके साथ साथ क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसके ऊपर हमें क्या पता चला। देखिए स्टूडेंट ध्यान दें कैसे पता चला। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक हमारी स्पेस टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप की मदद से ये जो है इंफ्रारेड रीजन में काम करती है। ये इंफ्रारेड रीजन में काम करती है। इंफ्रारेड रीजन जो होते हैं, इनके जो वेवलेंथ है वो काफी बड़े होते हैं, और डिम लाइट या दूरी बहुत ज्यादा कहीं होती है, तो उसमें जो है ज्यादा कामयाब होते हैं। तो
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो जो इंफ्रारेड रीजन में काम करती है लाइट के, ये जो है जो हमारी विजिबल लाइट है इसमें काम नहीं करती। ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत बड़े वेवलेंथ के रीजन्स होते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि विजिबल लाइट क्या है हमारी, विजिबल लाइट है आपकी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की होती है। अब अगर इससे बढ़ेंगे आगे तो फिर इंफ्रारेड रीजन चालू हो जाता है। इंफ्रारेड रीजन जो है हमें आंखों से नहीं दिखाई देता क्योंकि आवर आईज आर नॉट सेंसिटिव टू इट। तो इंफ्रारेड रीजन में काम करती है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और ये हमारी जो है L2 लैग्रेंज जो ऑर्बिट है, जो कि हमारी अर्थ से भी बाहर का ऑर्बिट होता है। और अर्थ से अगर मैं बात कहूं तो ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। 1.5 मिलियन किलोमीटर, सॉरी 1.5 मिलियन किलोमीटर, समझो कि जितनी दूर हमारे से मून है उससे भी 4 गुना दूर है। तो इतनी दूर होती है, इसीलिए जो है ये जो हमारी अर्थ का ऑर्बिट है उससे बाहर है ये। तो इससे फायदा क्या होता है कि अर्थ की जो हीट है या अर्थ की जो लाइट है या अर्थ की जो शेड है वो सब इसको अफेक्ट नहीं करती। तो ये फिर क्लियरली अपना काम करती है। इसीलिए जो है ये L2 रीजन में लोकेट की गई है, डिप्लॉय की गई है। क्या नाम है इसका? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और ये नासा, उसके साथ साथ जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है आपकी और कनाडा स्पेस एजेंसी, इन तीनों के कोलाबोरेशन से जो है ये कंस्ट्रक्ट की गई है। और ये फ्रेंच गुइना से छोड़ी गई थी आपकी 2021 में और फिर 2022 में ये डिप्लॉयड कर दी गई, क्योंकि इतनी दूर जाने में जो है ना वो टाइम लगता है। तो इस तरह से अब ये बहुत अच्छा वहां पे काम कर रही है। तो इसी से पता चला कि जो K2-18b है, जो यहाँ से 124 लाइट ईयर्स दूर है, इसके ऊपर कुछ बायोमार्कर प्रेजेंट है। यानी कि देयर इज समथिंग दैट रिफ्लेक्ट प्रेजेंस ऑफ द लाइफ। अब वो समथिंग क्या है जरा उसे देख लें। वो समथिंग है हमारी डाइमिथाइल सल्फाइड। डाइमिथाइल सल्फाइड क्या होगी स्टूडेंट? डाइमिथाइल का मतलब CH3 और इसको ट्वाइस कर दो आप और यहाँ एस लिख दो, हो गया डाइमिथाइल सल्फाइड। और दूसरा जो मार्कर है वो है आपका डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। यानी कि हो गया CH3 ट्वाइस और आपका H2। ये दोनों केमिकल मिले हैं, इनको हम ये ना कह करके इसको कहेंगे हम DMS डाइमिथाइल सल्फाइड और इसको कहेंगे DMDS, ये बोल देते हैं इसको हम हटा देते हैं। तो ये केमिकल जो है ना एक्चुअली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, दोनों के दोनों केमिकल, DMS भी और DMDS भी। DMS क्या है? डाइमिथाइल सल्फाइड। ये है डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। अब ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? क्या ये हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं? तो आपका आंसर होगा यस। हमारे जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो इनको फॉर्म करते हैं, वो इनको प्रोड्यूस करते हैं इन केमिकल्स को। तो इसीलिए जो ओशंस के अंदर जो ऑर्डर होती है, ओशंस के अंदर जो स्मेल होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज केमिकल्स। तो जो आपका ये समझो कि जो गोभी की तरह की जो गंध होती है वो इस तरह की गंध निकलती है, तो इनकी वजह से निकलती है। इनमें क्या होता है? ये DMS और DMDS होता है, यानी कि डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। अब क्या काम करता है यहाँ इनमें? हमारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनके अंदर क्या काम करता है? उनके अंदर ये 3-4 काम है इसके। एक तो बच्चों ये ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है साल्ट और वाटर का बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन करना। देखिए जो फाइटोप्लैंक्टन है ये जो है जनरली यूनिसेल होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो ओशन का वाटर होता है उसकी जो सरफेस है ना उसके ऊपर पैसिवली फ्लोट करते हैं। प्लैंकटन का ध्यान रखना हमेशा, प्लैंकटन का मतलब है पैसिवली फ्लोट करना, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक है, मोस्टली यूनिसेलुलर है और पैसिवली फ्लोट करते हैं और साथ साथ फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसीलिए इनका नाम पड़ा फाइटोप्लैंक्टन। अगर ये फोटोसिंथेसिस ना करते यानी कि एनिमल की तरह के होते तो इन्हें कहते हैं जू प्लैंकटन। फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंकटन खाते हैं, जू प्लैंकटन को फिर स्मॉलर फिश खाती हैं, स्मॉलर फिश को बड़ी फिश खाती हैं। तो इस तरह से जो मरीन है हमारा एनवायरमेंट है उसके अंदर एक पूरी फूड चेन बन जाती है। चलिए खैर उस बात पे नहीं जाते, हम यहाँ बोल रहे थे कि K2-18b जो हमारा एक्सोप्लैनेट है,
हमें जेम्स वेब जो हमारी टेलीस्कोप है उसने बताया कि इसके ऊपर डीएमएस और डीएमडीएस प्रेजेंट हैं, और डीएमएस और डीएमडीएस जो है ये दोनों के दोनों हमारे जो ओशंस हैं उनके अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इनको। और वहां पे इन डीएमएस और डीएमडीएस का फंक्शन क्या है, एक ओस्मो रेगुलेशन का है और एक क्रायो प्रोटेक्शन का है। क्रायो प्रोटेक्शन, क्रायो प्रोटेक्शन का स्टूडेंट मतलब है कि जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो उस टाइम एक्चुअली क्या है कि सेल्स के अंदर जो है आइस क्रिस्टल बन सकते हैं, और अगर आइस क्रिस्टल बन जाएंगे तो सेल जो है वो डेड हो जाएगी। तो आइस क्रिस्टल ना बने यानी कि वाटर जो है जो सेल्स है उसके अंदर किसी भी तरह से फ्रीज ना हो, वो लिक्विड स्टेट में रहे इवन दो द टेम्परेचर इन आउटसाइड एनवायरमेंट इज फॉलिंग बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे टाइम जब 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो सेल्स के अंदर वाटर क्रिस्टल फॉर्म ना हो, यानी कि सेल्स के अंदर वाटर फ्रीज ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए डीएमएस और डीएमडीएस काम करते हैं। तो इसीलिए ये क्रायो प्रोटेक्शन के रूप में बहुत ही बड़े मददगार हैं। एक थर्ड पॉइंट एक और यूज है इनका, किनका, डीएमएस और डीएमडीएस का, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो है केमिकल डिफेंस का। केमिकल डिफेंस, केमिकल डिफेंस क्या होती है, देखिए हमारे प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में इस तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज केमिकल्स अदर हर्बीवोर एनिमल डू नॉट फीड ऑन देम। जैसे कि हमारा एक प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट होता है, आपने देखा भी होगा, जिसको कैलोट्रोपिस कहते हैं। कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस के अंदर जो है एक पॉइजनस ग्लाइकोसाइड होता है, अगर एनिमल खाएगा तो वो जो है ना उस जहर की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो कोई भी एनिमल जो है कैलोट्रोपिस को नहीं खाता। हालांकि ग्रीन है, बहुत छोटे छोटे इसके लीफ होते हैं, वाइड लीफ होते हैं, दूर से दिख भी जाता है कि प्लांट इज देयर, बट स्टिल नो हर्बीवोर एनिमल टच इट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम पॉइजनस सब्सटेंसेस इनसाइड इट बॉडी एंड सच मैकेनिज्म फॉर डिफेंस इज कॉल्ड केमिकल डिफेंस। इसी तरह की मैकेनिज्म जो कुछ प्लांट में पाई जाती है उसी को केमिकल डिफेंस कहते हैं। अब जैसे टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट के अंदर निकोटीन होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ निकोटीन द हर्बीवोर एनिमल डू नॉट ईट ऑन द टोबैको, तो दैट्स व्हाई निकोटीन इज आल्सो ए केमिकल डिफेंस प्रेजेंट इन द टोबैको प्लांट। तो इस तरह से जो है बहुत सारे प्लांट्स में ये केमिकल डिफेंस जो है बहुत कॉमनली होती है। और केमिकल डिफेंस कुछ भी नहीं, ऐसे केमिकल हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स ऐसे केमिकल सिंथेसाइज करते हैं जिसकी वजह से जो हर्बीवोर एनिमल है या जो दूसरे एनिमल्स हैं वो उनको नहीं खाते, वो उनको कंज्यूम नहीं कर पाते, इस तरह से वो सेफ रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज मेथड ऑफ डिफेंस, तो इसको हम केमिकल डिफेंस कहते हैं। तो डीएमएस भी इसी तरह है, अगर ये फाइटोप्लैंक्टन डीएमएस या डीएमडीएस प्रोड्यूस कर रहा है तो जो अदर माइक्रोब्स हैं वो इनको टच नहीं करते, इनसे दूर रहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि फाइटोप्लैंक्टन जो कि डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं ओशंस के अंदर, उससे इन फाइटोप्लैंक्टन को तीन बड़े बेनिफिट हैं। पहला ओस्मो रेगुलेशन का है, यानी कि ओस्मो रेगुलेशन का मतलब साल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं इनके सेल्स के अंदर। क्रायो प्रोटेक्शन का बेनिफिट है, यानी कि इवन दो द टेम्परेचर इज फॉलिंग मच बिलो द 0 डिग्री सेंटीग्रेड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स इनसाइड देयर बॉडी। और थर्ड है केमिकल डिफेंस, यानी कि जो दूसरे माइक्रोब हैं जो इनको खाने की कोशिश करेंगे दे विल नॉट फीड ऑन देम बिकॉज ऑफ द ऑफेंसिव नेचर ऑफ डीएमएस एंड डीएमडीएस। चलिए अब बात आई है कि इन केमिकल्स का इसमें कैसे पता चला, ये किसने लगाया पता, ये भी देख लीजिए स्टूडेंट। ध्यान दे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है निक्कू NIKK निक्कू मधुसूदन। तो निक्कू मधुसूदन ने सबसे पहले जो है जो डाटा लिया, किससे डाटा लिया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से, जो आज की डेट में सबसे बड़ी टेलीस्कोप है हमारे जो है स्पेस के अंदर। तो उससे डाटा लेकर के इन्होंने ये डिस्कवर किया कि K2-18b जो एक्सोप्लेनेट है इट कंटेन DMS यानी कि डाइमिथाइल सल्फाइड एंड डाइमिथाइल डाइसल्फाइड एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। तो ये बातें होगी, ये तो अभी 1-2 वीक पहले ही आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिकॉज इट इंक्लूड द नेम ऑफ सम इंडियन वर्किंग ऑन दिस स्फीयर। अब इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज पे चलेंगे, वो इम्पोर्टेंट चीज हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी थोरियम रिएक्टर। थोरियम रिएक्टर
न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन 100% आपका जो है, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा उसमें 1 क्वेश्चन सर्टेन और श्योरली है। तो इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी की चीजों को आप बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ कर जाएं और एक बार रीड कर लेंगे तो वो सारी याद हो जाएगी। हमने एक वीडियो पहले ही बनाई थी इस पर और एक वीडियो और बनाएंगे हम, तो आप हमारी वीडियो देखेंगे तो फिर आपको इससे रिलेटेड बुक भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो थोरियम रिएक्टर देखिए, थोरियम जो है ना, थोरियम जो एक्चुअली नेचर में पाया जाता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 90 और जो मास नंबर है वो है आपका इसका 232। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन यूनिट, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यूनिट, ये ऊपर वाला जो नंबर है मास नंबर है ये। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है थोरियम, और इसका हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करने के लिए हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में थोरियम का यूज कर सकते हैं। तो चलिए थोरियम का यूज बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं इसकी अकरेंस, इसकी अवेलेबिलिटी क्या है। तो इसकी जब अवेलेबिलिटी आप देखोगे तो आप पाओगे कि इंडिया इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ थोरियम ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। हमारी अर्थ पे सबसे ज्यादा थोरियम हमारे पास ही है। 25% रिजर्व ऑफ द होल वर्ल्ड आर अवेलेबल इन इंडिया। थोरियम के 25% रिजर्व हमारी कंट्री में। और स्टूडेंट ध्यान दें, रिजर्व हमारे कहां से मिलेंगे, इसका एक जो है और है बड़ा फेमस हो रहा है जिसका नाम है मोनाजाइट। मोनाजाइट, मोनाजाइट इसका एक क्या है, और है, इसका एक मिनरल है। और ये मोनाजाइट एक्चुअली क्या है, सैंड है ये, एंड इट इज प्रेजेंट इन आवर कोस्टल एरियाज, खासकर आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे बहुत सारा मोनोजाइट सैंड प्रेजेंट है। और इस मोनोजाइट सैंड में जो है हमारा थोरियम अवेलेबल होता है। और यहाँ थोरियम कितना होता है लगभग स्टूडेंट, वो 8 to 10% इन दी फॉर्म ऑफ थोरियम ऑक्साइड TiO2 के रूप में जनरली जो है पाया जाता है। वैसे और भी दूसरे इसके मिनरल हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारे पास थोरियम। तो इसका मतलब क्या है कि थोरियम रिएक्टर तो हमें बना लेने चाहिए, रेडियो एक्टिव भी है और मोनाजाइट सैंड में जो है बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी भी है इसकी। क्योंकि जब हम यूरेनियम को अगर देखें ना, यूरेनियम जो आजकल जो है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, इसकी अवेलेबिलिटी वैसे तो खूब है, लेकिन जो है इसका जो और हमारे इंडिया मिलता है उसके अंदर लेस देन 0.1% है यूरेनियम। तो आप इसका अंदाजा लगा लो, अगर हमारे और इतने लो ग्रेड क्वालिटी के हैं कि जिनमें ओर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम इज लेस देन 0.1%, then certainly it is not a good source for uranium for us. That's why we have problem regarding the availability of uranium, but we have no problem regarding the availability of thorium because of our monazite sand, which contain 25% of the whole world reserve of thorium in our country. तो ये तो बातें होगी इन दोनों की अवेलेबिलिटी की। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के थोरियम रिएक्टर हम कैसे बनाएंगे। तो पहले थोरियम कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। देखिए थोरियम जो है ना वो फर्टाइल मटेरियल है। थोरियम क्या है स्टूडेंट, एक फर्टाइल मटेरियल है। रिएक्टर में फर्टाइल मटेरियल से डायरेक्ट हम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक आ गया, हम नहीं कर सकते। इसे डायरेक्ट सोचें कि हम जो है इसको रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूज कर लें, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट यूज थोरियम एज रिएक्टर फॉर डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसे हम फर्टाइल मटेरियल कह रहे हैं। देखिए इससे हम दूसरा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाएंगे और उसको हम जो है फिर रिएक्टर में यूज करेंगे। उस मटेरियल को हम कहेंगे फिसाइल मटेरियल। जैसे कि हम थोरियम से प्रोड्यूस कर सकते हैं यूरेनियम 233 और फिर इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और इसको इसलिए कहते हैं फिसाइल मटेरियल। तो ध्यान दें, डायरेक्ट हम थोरियम का यूज नहीं कर सकते किसी भी रिएक्टर में। हम थोरियम से पहले उस रिएक्टर में ये बनाएंगे क्या, यूरेनियम 233। फिर ये जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसलिए यूरेनियम 233 विल बी फिसाइल मटेरियल एंड थोरियम 232 विल बी फर्टाइल मटेरियल। लेकिन आप ये देखिए, एक एलिमेंट को हम दूसरे एलिमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भला। पहली बात तो है कि जब हम इस तरह से रेडियो एक्टिविटी से हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं।
क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रांसम्यूटेशन। तो इसको हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। तो ट्रांसम्यूटेशन कैसे होगा? बस आसान है, इसको जो है इसके ऊपर बम्बार्ड करो आप फास्ट न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन क्या क्या बम्बार्ड करोगे? फास्ट न्यूट्रॉन्स। तो जो फास्ट न्यूट्रॉन्स इस पे पड़ेंगे तो सबसे पहले मैं इसको नीचे वाले को मिटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो थोरियम 232 है ये एकदम से जो है एक न्यूट्रॉन लेगा और एक न्यूट्रॉन लेते ही जो है इसका जो मास नंबर है वो बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 233 थोरियम। अब 233 थोरियम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ये अनस्टेबल है। ये एकदम से पहले प्रोटैक्टिनियम में टूटेगा और फिर जो है वो फिर टूटेगा, फिर टूट के यूरेनियम 233 बनाएगा। तो इस तरह से जो है मैं बीच में यहां लगा देता हूं क्योंकि ये डिके होगा तब जाकर के बनेगा। एकदम से डायरेक्ट जो है थोरियम से यूरेनियम 233 नहीं बनता, बट एक ही प्रोसेस से बन जाता है। तो ये द प्रोसेस विल बी कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन। और यहाँ बस कुछ भी लेना है, केवल फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए। जैसे ही फास्ट न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होगा किसके ऊपर? थोरियम 232 के ऊपर, जो कि बहुत सारा हमारे कंट्री में अवेलेबल है, तो हम उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं ये फिसाइल मेटल यूरेनियम 233। और फिर यूरेनियम 233 को हम फिसाइल मेटल क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन भी देख लीजिए आप। ये यूरेनियम 233 है स्टूडेंट, इसके ऊपर जैसे ही न्यूट्रॉन पड़ेगा, इसके ऊपर जैसे ही न्यूट्रॉन पड़ेगा NEUTRON, जैसे ही न्यूट्रॉन स्टूडेंट यूरेनियम 233 के ऊपर पड़ेगा ये एकदम से जो है टूटेगा और ये टूट के आपका बनाएगा फिजन प्रोडक्ट प्लस फिजन प्रोडक्ट। ये दो प्रोडक्ट बनाते हैं फिजन प्रोडक्ट की, ये डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट हैं, प्लस एनर्जी। ये लगभग एक, जब ये टूटता है, जब एक एटम ऑफ यूरेनियम 233 टूटता है तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास निकलती है। कितनी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास निकलती है। और प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 223 न्यूट्रॉन्स। अब ये जो 223 न्यूट्रॉन्स निकले हैं, एनर्जी जो हमारी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी वो तो हम यूज कर लेंगे, उससे तो कूलेंट का यूज करके उस एनर्जी को हम हार्वेस्ट करके और उससे तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे। ये जो 223 न्यूट्रॉन्स निकले हैं ये आगे दोबारा फिर जो है इसके जो दूसरे एटम है किसके? यूरेनियम 233 के, इसको तोड़ेंगे, फिर दोबारा से फिर ये टूटेगा, फिर नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे। तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन बन जाएगा। तो इसीलिए जो है हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे रिएक्टर के अंदर, किसका? यूरेनियम 233 का, क्योंकि ये चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकता है। हम डायरेक्ट थोरियम 232 का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये फिसाइल मटेरियल नहीं है। तो इसीलिए हमारा यूरेनियम 233 फिसाइल मटेरियल है, क्योंकि जब भी ये स्प्लिट होता है ये एनर्जी के साथ साथ न्यूट्रॉन भी रिलीज करता है और वो न्यूट्रॉन फिर दोबारा से जो है यूरेनियम 233 को स्प्लिट करते हैं, फिर दोबारा से इसी तरह से प्रोसेस चलती है। तो एक चेन रिएक्शन चालू हो जाती है। इस तरह से लगातार जो यूरेनियम 233 है वो हमें लगातार एनर्जी प्रोड्यूस देता रहेगा और ये हमारा रिएक्टर काम करेगा। तो ये हमारे थोरियम रिएक्टर में जो है ये यूज होगा यूरेनियम 233। और इसको बनाएंगे कहां से? हम इसको बनाएंगे थोरियम 232 से। कैसे? ट्रांसम्यूटेशन से बन जाएगा। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन फास्ट न्यूट्रॉन इसके ऊपर बम्बार्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है पहले प्रोटैक्टिनियम बनेगा, डीके होकर के यूरेनियम 233 बन जाएगा। तो चलिए ये तो बातें होंगी इसकी हमारी यूरेनियम की। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल की कोई कमी नहीं रहेगी। अब देखिए हमारे कंट्री में कलपक्कम एक जगह है स्टूडेंट, कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु के अंदर है और ये ध्यान रखें इसको कहते हैं न्यूक्लियर कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यूक्लियर कैपिटल ऑफ इंडिया। और न्यूक्लियर कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं कि इसके यहाँ पे बहुत सारी जो है इस तरह के रिसर्च सेंटर और दूसरे इंस्टॉलेशन है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। जैसे कि बहुत बड़ा तो हमारा जो है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन इसके पास है, उसके साथ साथ यहाँ पे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। उसके अलावा बार्क का भी यहाँ एक छोटा सा सेंटर है, बार्क मीन्स बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका भी एक रिसर्च जो है वो सब स्टेशन यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और है हमारा कामिनी। कामिनी का मतलब है स्टूडेंट्स कलपक्कम मिनी रिएक्टर। ये मुश्किल से
कुछ किलोवाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और ये कामनी जो है ना वो 1996 से चालू है और ये यूरेनियम 233 का यूज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च रिएक्टर है हमारा, जो कि दुनिया का सबसे पहला ऐसा रिसर्च रिएक्टर है जो कि यूरेनियम 233 का फ्यूल के रूप में यूज करते हुए और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हालांकि वो सब काम रिसर्च के लिए होता है। इसके अलावा ये न्यूट्रॉन बीम कैसे तैयार करनी है, न्यूट्रॉन फ्लैक्स कैसे तैयार होते हैं, दूसरे रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या क्या बनाए जा सकते हैं, इन सब के ऊपर जो है कामनी रिसर्च करता है। और ये कामनी भी हमारा कल्पक्कम में ही है और इन दोनों ने मिलकर जो है इसको तैयार किया है। इसके अलावा और भी जो है कई सारे इंस्टॉलेशन है कल्पक्कम में, इसीलिए कल्पक्कम इज कॉल्ड न्यूक्लियर कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर भी है। ये तो 1985 से चालू है, इसको इतने दिन पहले हम लगा के सो गए और इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुए। तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर ये भी जो है एक तरह का, जब टेस्ट वर्ड आ गया इसमें आप देख रहे हो, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो है ये इसलिए एस्टेब्लिश किया गया है कि इसे जितना फ्यूल इसमें यूज होगा उससे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। और फ्यूल यूज होने का मतलब सीधी सी बात है कि हम इसमें प्लूटोनियम का यूज करेंगे, प्लूटोनियम 239 का, प्लूटोनियम 239 का यूज करेंगे, प्लस जो है इसमें यूरेनियम 238 होगा जो कि फर्टाइल होता है लेकिन फिसाइल नहीं होता, ये फिसाइल है। तो इन दोनों से जो है हम यूज करेंगे। इसके साथ हम ब्लैंकेट का यूज करेंगे तो थोरियम है, तो थोरियम से यूरेनियम 233 का प्रोडक्शन करेगा, साथ साथ इससे जो प्लूटोनियम बनाएगा। इस तरह से जितना यूज इसमें होगा फ्यूल का उससे ज्यादा ये नया फ्यूल प्रोड्यूस करेगा। इसका नाम दिया गया फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। इसमें जो है एक्चुअली हमारा हैवी वाटर का यूज नहीं करते, इसमें लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं, मोल्टन साल्ट उसको बोलते हैं, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग दिस। तो ये चीजें होगी हमारी कल्पक्कम में, जिसकी वजह से कल्पक्कम क्या है, न्यूक्लियर कैपिटल ऑफ इंडिया। अब दोबारा से रिवर्ट बैक करते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। हम थोरियम रिएक्टर की बातें कर रहे हैं, तो हमने ये सब बातें हमने यहाँ क्यों की, क्योंकि ये उससे रिलेटेड थी। और जब आपका मेंस के लिए बड़ा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी जरूर पड़ेंगी इसमें। तो यहाँ पे थोरियम रिएक्टर के साथ ये इसलिए बातें करी कि हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है इंडिया का, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, देखिए हमारे न्यूक्लियर एनर्जी के जो फादर है ना वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने इंडिया के अंदर सबसे पहले, इवन जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था उसी टाइम जो है न्यूक्लियर एनर्जी की रिसर्च के लिए जो बेसिक फाउंडेशन है वो तैयार कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इसका एस्टेब्लिशमेंट करा, इसके फाउंडर डायरेक्टर भी रहे। ये 1945 में ही जो है वो चालू हो गया था। यू मस्ट नो स्टूडेंट कि दुनिया में सबसे पहला जो रिएक्टर है वो हमारा यूएसए में आया था, वो 1942 में आया था। तो जैसे ही वहां पे ये काम चालू हुआ यूएसए में, तो तुरंत जो है इन्होंने भी टीआईएफआर की जो एस्टेब्लिशमेंट हो कराई। इसके बाद में हमारा जैसे इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ तो 1948 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट फॉर्मुलेट कराया गया और ये सारा काम जो है चालू कर दिया। उसके बाद में जो मेन बात यहाँ हमें करनी है वो ये करनी है कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया। स्टेज 1, ये ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, स्टेज 2 और स्टेज 3। द ब्लूप्रिंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया was first of all prepared under the leadership of Dr. Homi Jahangir Bhabha, who is also considered as the father of nuclear energy program in our country। तो उन्होंने 3 स्टेज बताए कि भाई इस तरह से हम जो है ना ये काम करेंगे। सबसे पहली स्टेज में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, जो कि नेचुरल यूरेनियम का यूज करके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते थे। तो सबसे पहले स्टेप है ये, जो हमारी स्टेज 1 है ये हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। इसके लिए सारी हमने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी खुद तैयार की है और हमारे कंट्री में लगभग 18 के आसपास जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ही हैं जो कि काम कर रहे हैं और अच्छी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी सेफ्टी भी है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज जो है वो हमारा रिएक्टर जो है अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन वो रिएक्टर जो है लगभग तैयार है, वो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर।
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये भी कलपक्कम में जो है कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। बार्क और जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, दोनों ने मिलकर तैयार कर दिया है। और जो हमारा भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है वो इसको जो है इसकी नोडल एजेंसी है इसको मेंटेन करने के लिए। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये 500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और इसके अंदर जो फ्यूल है वो भी लोड कर दिया गया है लास्ट ईयर 2024 में। अब एक नेक्स्ट ईयर तक मोस्ट प्रोबेबली क्रिटिकली जो है वो अचीव कर लेगा। स्टेज थर्ड में जो है थोरियम का यूज करना है हमें, और ये जो है अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर है। अभी ये स्टेज जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। इसमें हमें एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर तैयार करने हैं। क्या तैयार करने हैं इसमें? एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स तैयार करें थर्ड स्टेज में थोरियम का यूज करते हुए। तो जब थोरियम का यूज यहां करेंगे और थोरियम से हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले मैंने अभी बताया था यूरेनियम 233 बनाएंगे, ठीक है। और ये कहां से बनाएंगे, इसके लिए हम जो है किसका यूज करेंगे सेकेंड स्टेज में, प्लूटोनियम 239 का। तो इस तरह से हमारा जो लास्ट है स्टेज है थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज तक जाते जाते हमारा जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। एक तरीके से क्लोज्ड फ्यूल साइकिल हो जाएगा। क्लोज्ड फ्यूल साइकिल का मतलब है कि वेस्ट जो है नामात्र का ही बनेगा हमारा, क्योंकि जो चीजें पहले और सेकंड में प्रोड्यूस हो रही वही थर्ड में हम जो है यूज कर रहे हैं। तो इसलिए क्लोज फ्यूल साइकिल की बातें हैं। मैं अभी जो है इसके बारे में बातें कर रहा था आपको। इस स्टेज में जो हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसमें हम प्लूटोनियम ये वाला यूज करेंगे, प्लस नेचुरल यूरेनियम भी यूज करेंगे हम 238 का, और प्लस जो है इसके चारों तरफ ब्लैंकेट लेंगे हम किसका, थोरियम का, TH232। अब देखिए ध्यान दें, मैं अभी आपको इसके बारे में कम बताया है 238 के बारे में। प्लूटोनियम 239 जो है वो एक फिसाइल मटेरियल है, यानी कि चेन रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। ये हमारे रिएक्टर में एनर्जी देगा हमें लगातार, एनर्जी के साथ साथ ये न्यूट्रॉन भी रिलीज करेगा। तो जो न्यूट्रॉन है ना, वो न्यूट्रॉन जब इसके ऊपर पड़ेंगे ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से किसमें, प्लूटोनियम 239 में। तो इस तरह से जितना प्लूटोनियम हम यूज करेंगे उससे ज्यादा प्लूटोनियम नया प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये फास्ट न्यूट्रॉन यहाँ पे देने होंगे हमें। इसलिए हम इस स्टेज में जो सेकंड स्टेज में है हमारी, इसमें हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर का यूज नहीं करेंगे। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर जो है ना न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, उनकी स्पीड को डाउन कर देता है, स्लो कर देता है। तो पहली स्टेज में तो ठीक है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, क्योंकि पहली स्टेज में जो है जो हमारा यूरेनियम 235 है ना, उसके लिए जो है स्लो न्यूट्रॉन चाहिए उसको तोड़ने के लिए, चेन रिएक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें जो है फास्ट न्यूट्रॉन यूज करने हैं, तो इसलिए इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। ब्रीडर का मतलब सिंपल सा है कि जितना ये फ्यूल का यूज करेगा उससे ज्यादा ही फ्यूल प्रोड्यूस करेगा, और फास्ट का मतलब है यहाँ फास्ट न्यूट्रॉन होंगे। फास्ट न्यूट्रॉन किस लिए होंगे, क्योंकि जो है फास्ट न्यूट्रॉन जब यूरेनियम 238 के ऊपर पड़ेंगे तो इसको जो है ये दोबारा से प्लूटोनियम 239 में वो कन्वर्ट कर देंगे। साथ साथ जो हमारा थोरियम है 232 इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, यूरेनियम 233, ताकि हम इसको भी फिसाइल मेटल के रूप में यूज कर लें। तो इस तरह से ये तीन स्टेज पे जो है इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट जो है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने बहुत पहले बना दिया था। 1969 में उनकी डेथ हो गई थी हालांकि, तो उसके बाद में थोड़ा प्रोग्राम ये हमारा स्लो हो गया। अब हम बात करेंगे थोरियम का रिएक्टर हमारा जो है काम कर रहा है कौन सा, जो ये कामिनी है, मैंने बताया था ना आपको कामिनी के ये थोरियम बेस्ड ही है, हालांकि रिसर्च रिएक्टर है हमारा, ये कल्पक्कम में है, कल्पक्कम मिनी कामिनी का मतलब। तो ये लेकिन जो है दुनिया का सबसे पहला रिएक्टर है जो कि यूरेनियम 233 का यूज कर रहा है फ्यूल के रूप में। और यूरेनियम 233 कहां से आ रहा है हमारा, ये आ रहा है थोरियम 232 से। तो एक तरीके से थोरियम बेस्ड जो है वो कामिनी रिएक्टर हमारा काम कर रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरा रिएक्टर है वो हमारा वो भी इसी तरह का है, जिसको कहा गया फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, जो कि 1985 से जो है वो कल्पक्कम में ये एस्टैब्लिश्ड है, इंस्टॉल्ड है। अब हम बात करेंगे इसके साथ साथ इंडिया के अंदर जो है, देखिए हमारे कंट्री में इसी साल 2025 में जो है नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ये जो है वो अनाउंस किया इंडियन गवर्नमेंट ने
नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, और इसके लिए जो है 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपीज का प्रोविजन किया गया, यानी कि फंडिंग के लिए इसके 20,000 करोड़ रुपीज हैं। और इस मिशन के अंडर में हमें जो है वो 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ये एस्टेब्लिश करने हैं। 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एस्टेब्लिश करने हैं इंडिया में। और ये मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होंगे? मॉड्यूलर रिएक्टर होंगे हमारे 200 मेगावाट, 55 मेगावाट और 5 मेगावाट। ये मॉड्यूलर का मतलब है कि इनका जो कंस्ट्रक्शन है इनके पार्ट्स का वो अलग जगह होगा और फिर एक जगह ले जाकर के इनको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ये छोटी साइज के होंगे, तो इसका मतलब सीधी सी बात है लैंड की जो है रिक्वायरमेंट भी इनके लिए ज्यादा नहीं होगी, साथ साथ बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा। और जो हमारी एनर्जी इंटेंसिव यूनिट्स हैं, एनर्जी इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है, जैसे कि आपका स्टील है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, आपका सीमेंट इंडस्ट्री है, वहां पे इनको लगाया जाए। इसी तरह डाटा सेंटर हमारे हैं जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, तो ऐसी जगह ये छोटे जब हम रिएक्टर को कन्वीनियंटली लगा भी सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, कम लैंड की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इनको प्रमोट करने के लिए और साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी मैक्सिमम जो है हम प्रोड्यूस कर सकें, इसके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए इन तीनों तरह के जो हमारे ये रिएक्टर्स हैं, मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, इनकी जो ये प्रिलिमिनरी डिजाइन है वो भी तैयार कर लिया गया है। ये जो 200 मेगावाट का हमारा बड़ा थोड़ा सा रिएक्टर है, ये तो एक्चुअली हमारे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो हमने पहली स्टेज में तैयार करें, जिसकी हमारे पास पूरी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मौजूद है, उससे हम जो है ले लेंगे। क्योंकि हमारे जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ये एट प्रेजेंट 700 मेगावाट, 540 मेगावाट और 220 मेगावाट ये बना रखे हैं हमने, ये हमारे चालू हैं। तो बस 220 मेगावाट और 200 मेगावाट में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम जो है इस तरह का स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो 55 मेगावाट है ये हमारा हैवी वाटर बेस्ड ना होकर के ये मोल्टन सोडियम या मोल्टन साल्ट बेस्ड होगा। यहाँ पे हम सोडियम का यूज करेंगे, क्योंकि सोडियम का यूज करने का फायदा हमें ये रहेगा कि एक तो जो है ना सोडियम न्यूट्रॉन्स को कोई स्लो वगैरह नहीं करता, उसके साथ साथ सोडियम में प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती, सेफ्टी मेजर्स ज्यादा आ जाते हैं। और सोडियम बहुत अच्छा एक्सीलेंट कूलेंट है, इसका हाई टेम्परेचर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो कई जो है पॉजिटिव फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम 55 मेगावाट वाले जो हमारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं इसको हम जो है मोल्टन साल्ट या फिर सोडियम कूलेंट बेस्ड रिएक्टर फॉर्म करेंगे। और ये जो 5 मेगावाट वाला है ये जो है गैस कूल्ड बेस्ड रिएक्टर होगा, इसमें मोस्टली हम हीलियम का यूज करेंगे। तो इस तरीके से इनकी जो प्रिलिमिनरी डिजाइन है वो तैयार हो चुका है, उसके अप्रूवल के लिए भेजी हैं चीजें। फाइनली जो है जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है हमारा, वो उसके हर चीजों को अच्छी तरह जो देखेगा, चेक करेगा, सेफ्टी मेजर्स सारे जब होंगे तो उसको फिर जो है अप्रूवल दे दिया जाएगा फॉर द इंस्टॉलेशन। और इनको 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को हमारा जो टारगेट है वो है 2023 तक इनको जो है हम इंस्टॉल कर दें। 2033 तक जो है हमें इनको इंस्टॉल करना है, या कहो 2032 टू 33 तक हमें इनको इंस्टॉल करना है। तो इनके ऊपर जो है तेजी से काम चल रहा है। इसके साथ साथ जो है और भी कई सारे काम जो है इसमें चल रहे हैं, लेकिन मैं पहले इस बात को बताना चाहूंगा कि नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है वो क्यों लागू का, क्यों इतना जो है हेफ्टी सम इसका 20,000 करोड़ रुपीज जो है वो इसके लिए फंडिंग के लिए जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो देखिए इसका रीजन ये है कि हमारा जो टारगेट है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने का, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, वो टारगेट हमारा 2047 तक 100 गीगावाट का है। वी हैव टू रीच प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अप टू 100 गीगावाट बाय द टारगेट ईयर 2047। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने लगे, ये हमारा टारगेट है। और ये टारगेट इसलिए है क्योंकि हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसको डीकार्बोनाइज करना है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एमिट ना हो, उसको रोकने के लिए जो है ये इस तरह के उपाय, हमें इस तरह के वर्क जो है करने हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है, 2030 तक हमें 500 गीगावाट फ्रॉम
नॉन फॉसिल फ्यूल, यानी कि 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। ये टारगेट है हमारा 2030 तक का, एक्सटेंडेबल है ये 2031-32 तक। तो 32 तक तो 100% जो है हमें 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। तो नॉन फॉसिल फ्यूल है तो इसका मतलब जो है आपका विंड एनर्जी भी आएगी, सोलर एनर्जी भी आएगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आएगी, लेकिन साथ साथ हमारी न्यूक्लियर एनर्जी भी आएगी। तो हमें तो बढ़ानी है इसकी जो है प्रोडक्शन न्यूक्लियर एनर्जी की। लेकिन एट प्रेजेंट हमारा स्टेटस क्या है? तो स्टूडेंट ध्यान दो, एट प्रेजेंट हम केवल 8.18 गीगावाट के आसपास, लगभग इतनी गीगावाट के आसपास हम इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आवर न्यूक्लियर रिएक्टर आर प्रोड्यूसिंग। बहुत कम है। अब ये देखिए इसको कितना बढ़ा करके ले जाना है, और ये हमें ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि बाय द ईयर 2070 वी हैव टू बिकम जीरो कार्बन एमिशन कंट्री। देखिए यूरोपियन कंट्री ने तो बोल दिया कि हम 2050 तक ही जो है जीरो कार्बन एमिशन कंट्री हो जाएंगे। चाइना ने कह दिया कि हम 2060 तक हो जाएंगे। हमारे इंडिया ने कह दिया कि हम 2070 तक जो है वो जीरो कार्बन एमिशन कंट्री हो जाएगा। अब ये कहाँ कह दिया स्टूडेंट? ध्यान दो, देखिए ये कहाँ गया है ये भी देख लें आप लोग। ऐसा कहा नहीं गया, बल्कि हमने जो है अपने जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है पेरिस एग्रीमेंट 2015 का, उसके अकॉर्डिंग जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हमें खुद तैयार करके देनी है कि भाई हम इस तरह से कार्बन एमिशन को लगातार कम कर रहे हैं। तो ये सब एग्रीमेंट जो है, ये जो एग्रीमेंट है ये हमारा है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो है 215 ईयर में कहाँ पे? पेरिस में हुई, और उसमें एग्रीमेंट आया कि भाई हम जो है हर साल जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको मिनिमाइज करें, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को मिनिमाइज करें, और हर साल जो है एवरी ईयर जो है इस इंस्टीट्यूशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के रूप में जो है एक मीटिंग वर्ल्ड लेवल पे जरूर होगी। तो इसी तरह से जो कोप कहेंगे इसको, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो इसकी लीडरशिप है, जितने मेंबर कंट्री हैं इसमें, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जितने भी मेंबर कंट्री हैं किसके? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उनकी एवरी ईयर उनके हेड्स की एक मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसमें के डिसाइड किया जाता है, डिसीजन लिए जाते हैं एट द हाईएस्ट लेवल रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अवर एटमोस्फियर। तो इसकी कोप जो है कोप 26 ग्लासगो में हुई। ग्लासगो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि ब्रिटेन में। तो ग्लासगो में जब मीटिंग हुई तो उसमें हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये टारगेट दिए बना करके कि देखो भाई ये 2070 तक वी विल बिकम जीरो कार्बन एमिशन कंट्री, और उसके साथ साथ बाय द ईयर 2030 वी विल प्रोड्यूस 50% of our energy, 50% of our electricity from non-fossil fuel, that is 500 गीगावाट, जो मैंने अभी लिखी थी आपको। ये जो है वहां पे हमने अपने टारगेट बना के सबमिट कर रखे हैं। एंड बिकॉज द ट्रीटी और द एग्रीमेंट ऑफ पेरिस इज लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, तो इसलिए वी हैव टू वर्क फॉर दिस। इट इज मैंडेटरी फॉर अस कि दैट वी हैव टू फिक्स टारगेट and we have to take every possible steps to achieve those targets। तो इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए अब आपकी समझ में आया होगा स्टूडेंट्स के जरूरी है कि हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाएं। तो इसीलिए जहां हमारी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन आज की डेट में बहुत कम है, कितनी है? लगभग 8.18 है भाई, गीगावाट है। तो इसको बढ़ा करके हमें ऊपर ले जाना है, बहुत ज्यादा। कहां तक ले जाना है? 2047 में हमें ये 100 गीगावाट कर देनी है।
तो चलिए अब हम और कैसे बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे 2008 में। 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, एग्रीमेंट बोल दो इसको, कोई बात नहीं, बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया और यूएसए में सिविल न्यूक्लियर डील हुई हमारी कंट्री की यूएसए के साथ 2008 में। और ये सिविल न्यूक्लियर डील इसीलिए हुई थी ताकि जो न्यूक्लियर एनर्जी की हमें उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वो अवेलेबल नहीं थी, बिकॉज देयर वाज बैन ऑन अस ड्यू टू द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिवाइस वी परफॉर्म्ड इन ईयर 1998 में हमने पोखरण सेकंड किया। उसकी वजह से और ज्यादा हमारे ऊपर जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए ताकि हमें किसी प्रकार की न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो है कोई टेक्नोलॉजी बाहर से अवेलेबल ना हो। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स जो है, जो न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करता है या टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है, उसने भी बंद कर दिए, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। अब उसको दूर करने के लिए और ये देखने के लिए, बिकॉज इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर ग्रीन हाउस गैस इन द वर्ल्ड, किस तरह से जो है इस कंट्रीब्यूशन को कम से कम किया जा सके, किस तरह से जो है कार्बन एमिशन को मिनिमाइज किया जा सके, तो ये बात जो है पूरी दुनिया में सोचनी थी, सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसीलिए यूएसए ने हमारे साथ क्या किया, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया कि भाई हमारे यहाँ जो है जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, किसमें, इन द स्फीयर ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी, दे विल हेल्प अस टू इंस्टॉल, टू डेवलप nuclear reactors so that we can get more power, more electricity from the nuclear reactors. अब लेकिन क्या क्या इस एग्रीमेंट के बावजूद भी यूएसए की किसी भी कंपनी ने इंडिया में आगे कोई न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टेब्लिश नहीं किया। उसका बहुत बड़ा एक रीजन था, उसका रीजन था एक सिविल लायबिलिटीज, नोट कर लें इसको, और न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में हमारे कंट्री में सिविल लायबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट बनाया गया। इसमें जो है पूरी की पूरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए, अगर कोई न्यूक्लियर मेल्टिंग हो जाए किसी रिएक्टर की, किसी भी तरह का कोई भी जो है अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई डिजास्टर होता है हमारे रिएक्टर में, तो उस रिएक्टर में जो जो सामान जहां जहां से आया है वो सब रेस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। तो इट वाज वेरी 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 टफ लॉ, दैट्स व्हाई नो फॉरेन कंपनी फ्रॉम द यूएस केम हियर टू इंस्टॉल, टू एस्टैब्लिश न्यूक्लियर रिएक्टर। एक और इंपॉर्टेंट बात थी स्टूडेंट, वो ये थी कि जो हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, ये आपका 1948 और ये रिप्लेस होकर के 1962, इसको हटाओ तो ये तो रिप्लेस कर दिया 1962। ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट ये कहता है कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी वर्क है, दे विल कम ओनली अंडर द पावर ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि कोई प्राइवेट सेक्टर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये दो जो है बड़ी हर्डल थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया न्यूक्लियर एनर्जी के लिए किसी प्रकार का, और बड़ी जो फोन कंपनी थी वो भी नहीं आई। तो अब क्या है, अब गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा है कि इन दोनों, ये जो दोनों हमारे एक्ट हैं, इन दोनों को अमेंड किया जाए। और अमेंडमेंट प्रोसेस जो है इट इज अंडर प्रोसेस, इनकी स्टडी चल रही है और बहुत जल्दी जो है इन दोनों एक्ट्स को अमेंड कर दिया जाएगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और साथ साथ जो जो कंपनियां हैं वो जो है जल्दी से जल्दी इंडिया में आए, नए रिएक्टर एस्टेब्लिश कराएं और हम जो है अपनी जो इकोनॉमी है उसको तेजी के साथ डीकार्बोनाइज करते हुए चलें। अब इसी के रेफरेंस में दो बातें और इंपॉर्टेंट हुई हैं, वो भी आप जरा नोट कर लें। एक तो होल्टेक इंटरनेशनल, होल्टेक इंटरनेशनल ये एक यूएस कंपनी है जो इसके पास स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी है। तो जो यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वहां का, उन्होंने इस कंपनी को ऑथराइज किया है, अप्रूवल दिया है, किसको, होल्टेक इंटरनेशनल को। कहां, यूएसए गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अप्रूवल टू द होल्टेक इंटरनेशनल टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टू इंडियन कंपनीज। और वो कौन कौन सी इंडियन कंपनीज है जिसको ये देगी? उसमें एक तो है लार्सन एंड टोब्रो, लार्सन एंड टोब्रो, लार्सन एंड टोब्रो, L&T बोलते हैं इसको, बड़ी फेमस जो है, ये बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की। दूसरी है आपकी टाटा इंजीनियर्स, सॉरी टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स। और तीसरी ये होल्टेक की सब्सिडरी है, होल्टेक एशिया। तो इन तीनों कंपनियों को जो है ये अप्रूवल दिया गया कि होल्टेक इंटरनेशनल जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी इनको। और दिस ट्रांसफर विल अकर अंडर द कंट्रोल, अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि मॉनिटर करती है फॉर द डिसआर्ममेंट सो दैट द कंट्रीज आर नॉट एबल टू मिसयूज द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एटॉमिक बम। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर वियना में है ऑस्ट्रिया के अंदर, उसके मॉनिटरिंग में होल्टेक इंटरनेशनल, लार्सन एंड टोब्रो, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स, होल्टेक एशिया को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। दिस हैज बीन फाइनलाइज्ड। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एक और है, यहां पे ध्यान दें, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, इन्होंने रोसाटेम, रोसाटोम, ROSATOM, रोसाटोम, ये रशियन कंपनी है, इन दोनों ने थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डेवलप करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। Memorandum of Understanding has been signed between the government of Maharashtra and Rosatom Company of Russia to develop thorium-based small modular reactors. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे चल के कहीं ना कहीं दिस विल बी हेल्पफुल टू द कंट्री फॉर द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ थोरियम-based nuclear reactor. Because thorium is present in so much amount in our country, we have the largest reservoir of thorium in our country in the form of monazite sand. तो ये बातें होगी। अब इस टॉपिक को बंद कर देते हैं, बाकी तो और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन स्टूडेंट ये ध्यान रखें, आप लोग को ये बताना है आपको कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज डिस्कस की गई हैं। इनमें से जरूर आपको कुछ एक क्वेश्चन जरूर मिलना है प्रीलिमिनरी में। एक बार वीडियो देख लेंगे आपको सारी चीजें याद रहेंगी, इनको कोई रटने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर यहाँ इनमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो हमारा नंबर आप नोट कर लें। और एक हमारी वीडियोज को आप फॉरवर्ड जरूर करें जो नीडी स्टूडेंट हैं उनके पास भी, ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें। और साथ साथ एक इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए वो ये है कि 10th क्लास स्टूडेंट एंड ऑनवर्ड का मतलब है 10th से लगा करके आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ऐसे स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं और जिनको प्रिपरेशन करनी है, तो ऐसे बच्चे हमारे से कोचिंग ले सकते हैं। वीकेंड में हमने कोचिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की तैयारी कर ली है, और ऑफलाइन कोचिंग हमारी वीकेंड में 2 दिन होगी, सैटरडे और संडे को। और इसके लिए आपको 3-3 घंटे की जो है क्लासेज दी जाया करेंगी। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जैसे ही आप जो है ना वो एलिजिबिलिटी एक्वायर कर लेते हो एग्जाम में बैठने की, तो पहले ही आप जो आपका अटेम्प्ट होगा यू विल गेट 100% जो है वो सक्सेस उसमें। और 100% सक्सेस होगी तो आपकी अर्ली ज्वाइनिंग होगी, सर्विस में अर्ली ज्वाइनिंग होगी तो आप तेजी से जो है बहुत आगे तक जाओगे। तो इसलिए ऐसे पेरेंट्स जो चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे जो है सिविल सर्विस ज्वाइन करें, बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे नंबर को नोट कर लें और हमें बताएं, और हमारे पास कोचिंग के लिए अपने बच्चों के नाम लिखवाएं। हम 100% आपको जो है सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा आपका हर सूरत में बहुत ही तेजी से मोटिवेटेड होकर के और तैयार होता है आगे बढ़ेगा, और इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसकी हो जाएगी जैसे ही जो है वो एलिजिबिलिटी एक्वायर करेगा बाकी की सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठने की, तो पहली अटेम्प्ट में वो अच्छी तरह पास हो जाएगा।
ऑफलाइन कोर्स के लिए हमने पहले अभी दिल्ली सेंटर को बनाया है। दिल्ली के अलावा दूसरे हमारे सेंटर बहुत जल्दी मेरठ में और सोनीपत में भी काम करना शुरू कर देंगे। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि हमारी वीडियोज को आप सब्सक्राइब करें, इनको जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके पास भेजें, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जरूर हमारी वीडियो लगातार देखें। अभी हम अपनी इन वीडियो में वीक वाइज जो मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका डिटेल भी हर वीक में आपको देते रहेंगे, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो और आपका कोई भी टाइम लॉस ना हो, आप अच्छे से सक्सेस होके और एकदम से एग्जाम के बाद आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। इसी के साथ साथ आपने इसको देखा अच्छी तरह से, और मैं समझता हूं कि होपफुली यू विल गेट गुड मार्क्स रिगार्डिंग some questions which will be asked from the topic we have today discussed with you. All the best for every student. अब जो है अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।